आगामी 1 मार्च से होगा शुरू। सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 समूह की बैठक गुवाहाटी में हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर दिया जोर। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज भाजपा के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से शुरू होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा 14 बैठकें होंगी। ये 16वां सत्र आगामी 24 मार्च तक चलेगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। इसी दिन कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष के कार्य के साथ अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के भार साधक मंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा है कि असम के गुवाहाटी में यूथ 20 बैठक के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 समूह के असम के गुवाहाटी में चल रही बैठक के दौरान कही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दूसरे दिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और न्यायोचित वहनीय और समावेशी ऊर्जा संक्रमण पथ पर फिर से विचार विमर्श किया गया। G20 सदस्य देशों ने भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने के लिए लागत प्रभावी समाधानों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही 2030 तक उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए एक रणनीतिक योजना पर विचार किया। सदस्य देशों ने नवीनीकरण ऊर्जा की आवश्यक आपूर्ति में वित्तीय चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। One thing also was discussed in detail and everybody appreciated that grid interconnections like India is promoting under One Sun, One World, One Grid. Grid interconnections can lead to better utilization of renewable energy generated without that much storage capacity, because you can supply that surplus renewable energy to other countries. वहीं भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत पहली यूथ 20 की बैठक गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस बैठक में G20 देशों के 320 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। असम की जो माननीय मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से भी Y20 के लिए स्कूल लेवल में लगभग 10 लाख युवाओं को इसके साथ जोड़ा गया और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है उससे भी लगभग 10,000 जो है स्टूडेंट्स को इसके साथ जोड़ा गया। इस बैठक में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ एक युवा संवाद में शामिल होंगे। बैठक के अंतिम दिन विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के छात्रों और शिक्षाविदों के शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आयशा खानम के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का कल नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके तहत 20,000 से ज्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को देश भर से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि 1,000 युवाओं में से 300
छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम के माध्यम से 18 से 30 वर्ष के युवाओं को देश के अलग अलग राज्यों को देखने और कला, संस्कृति तथा भाषाओं को समझने का अवसर मिलेगा। 300 युवा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आएंगे और 700 देश के अन्य राज्यों से आएंगे। जो अन्य राज्यों के युवा होंगे हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनको नॉर्थ ईस्ट के जो उनके पार्टनर स्टेट है वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परंपरा, वहाँ की प्रगति, वहाँ की प्रथाओं को जानने का अवसर भी मिलेगा और एक संबंध, अटूट संबंध नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच में बने, विशेष तौर पर युवाओं के साथ बने, उस दिशा में कदम उठाया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि मंत्री किरेन रिजिजू सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में हजारों लोग घायल हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया के शहरों में बचाव दल मलबों की तलाशी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान और राहत कार्यों के लिए बहुत से देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और इजराइल सहित पूरे विश्व से सहायता की पेशकश की गई है। भारत से एनडीआरएफ के राहत और बचाव दलों के साथ राहत सामग्री का पहला दल तुर्की पहुंच चुका है, जिसके लिए तुर्की सरकार ने भारत के प्रति आभार जताया है। वहीं भारत से राहत और बचाव का दूसरा दल भी तुर्की के लिए रवाना कर दिया गया है। राहत और बचाव दल में चिकित्सकों के साथ एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कार्डियक मॉनिटर से जुड़े उपकरण और राहत सामग्री शामिल हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट दीपक तलवार ने तुर्की रवाना होने से पहले इस बचाव अभियान के बारे में जानकारी दी। इसमें कटिंग टूल्स भी होते हैं, ब्रीचिंग टूल्स भी होते हैं एंड उसके साथ साथ जो भी स्पेशलिस्ट टूल्स होते हैं वो सारे हम अपनी इन्वेंट्री के लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक टीम कंपोजिशन की बात है, 47 की टीम होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 अदर सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ मूव कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वहाँ पहुँचने के बाद पहली प्राथमिकता जो भी हमें कार्रवाई वहाँ करने के लिए बोला जाएगा, उसमें पहली प्राथमिकता सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ही है। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मूल मकसद ही यही है कि यदि कोई फंसा हुआ है तो अपने बेस्ट एफर्ट्स करके उसको वहाँ से निकाल सके। तुर्की और सीरिया में कल 7.8 तीव्रता का भूकंप उस समय आया जब सभी लोग सो रहे थे। 1939 के बाद तुर्की में ये सबसे भयानक त्रासदी है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस और इजराइल में करोड़ों लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। सुदूर डेनमार्क और ग्रीनलैंड में भी इस शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई हर्जाने की रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास 1 योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने भाषण में कहा था कि कोविड महामारी की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ओर से किए गए ठेकों के काम पूरा करने में नाकाम रहने पर बोलियों या उनके प्रदर्शन से संबंधित जमानत के रूप में जब्त की गई 95% रकम उन्हें लौटा दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि महामारी के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर व्यापक स्तर पर विपरीत असर पड़ा, क्योंकि उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 19 फरवरी 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच खोली गई निविदाओं के लिए यदि जमानत की रकम जब्त की गई तो उसे वापस कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लौटाई गई रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। श्री बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को गोबर क्रय तथा लाभांश राशि के ऑनलाइन वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की नई उद्योग नीति बनाई जा रही है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर जोर दिया।
अभी हम लोगों ने वहीं कोकनार में हम लोग गए थे, बहुत बढ़िया बना है। अब आवश्यकता ये है कि उसके जैसे हम लोग उद्योग नीति बनाए हैं 2019 से 2024 का, तो उसी प्रकार से ग्रामीण उद्योग की नीति भी हम लोगों को बनाना चाहिए कि सरकार चाहे इंडिविजुअल हो या गौठान समिति के द्वारा यदि कुछ काम करते हैं वो नीति बन जाए। मुख्यमंत्री ने गोबर से पेंट बनाने की इकाई की समीक्षा करते हुए कहा कि 21 जिलों में 23 पेंट की इकाई स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्दी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी मात्रा में पेंट की आवश्यकता होगी और मांग तथा पूर्ति में संतुलन बनाकर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आज भाजपा स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित प्रदेश भर के मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कल भी कोर ग्रुप की भाजपा नेताओं ने लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास के बाद मिले फीडबैक को साझा किया। प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भाजपा कोर ग्रुप के साथ अन्य समितियों की भी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर 30वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धम्म रैली निकाली गई और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष वंदना की गई। सम्मेलन में देश विदेश के बौद्ध भिक्षु, धर्म गुरु, उपासक सहित बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। इस अवसर पर धम्म नायक आचार्य नागार्जुन सुरई ससई की अगुवाई में निकाली गई धम्म रैली नागसेन बौद्ध विहार से निकलकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करती हुई प्रज्ञागिरी पहाड़ी पहुंची। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान बौद्ध अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर विश्व शांति के लिए बुद्ध वंदना की और गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समाज प्रमुख और पूर्व विधायक विनोद खांडेकर ने बताया कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से प्रज्ञागिरी पहाड़ी के विकास के लिए राशि भी प्राप्त हुई है। प्रज्ञागिरी के विकास और विस्तार की गाथा कह रहे हैं। प्रज्ञागिरी के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से 6 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई है। प्रज्ञागिरी परिसर पर विपश्यना केंद्र बन रहे हैं, कैफेटेरिया का निर्माण हो रहा है, सीढ़ियों का डिवाइडेशन हो रहा है, पार्किंग की व्यवस्था हो रही और निश्चित ही बहुत सी सुविधा यहाँ पे प्रतिवर्ष होती जा रही। प्रतिवर्ष यहां होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में चीन, जापान, तिब्बत सहित अन्य देशों के भंदत पहुंचते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 मार्च से होगा शुरू। सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 समूह की बैठक गुवाहाटी में हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने पर दिया जोर। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज भाजपा के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।